हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। साथ में हम उसके पहले ऑर्गेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक जनरल टर्म है, ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं है, एक बहुत ही जनरल टर्म है और जो डिनोट करती है अ सीरीज ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, यानी कि ऐसे ऑर्गेनेलीज जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। और ये सारे के सारे ऑर्गेनेलीज का स्ट्रक्चर और फंक्शन रिलेटेड होता है, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इन सारे ऑर्गेनेलीज को हमने एक सिस्टम के तौर पर इनको हमने स्टडी किया और उसका नाम रखा हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसमें आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके साथ गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। देन लाइजोसोम्स आते हैं, लाइजोसोम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इसमें वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स यूजुअली प्लांट्स के अंदर मिलती हैं आपको। तो प्लांट्स के अंदर जो मेजर पार्ट होता है सेल का वो वैक्यूल होता है, तो हम वैक्यूल्स को प्लांट सेल्स के अंदर देखते हैं। वेसिकल्स जो स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे ये आपको सिक्रीटरी वेसिकल्स दिख रही है, तो ये वेसिकल्स ये पार्ट होता है हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। ये जो 5 ऑर्गेनेलीज हैं, ये हमारे वो हैं जिनको हम लोग एक्चुअली में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर पढ़ाते हैं, राइट, या पढ़ते हैं। इसके अलावा दो और ऑर्गेनेलीज होते हैं, एक है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोल रहे हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम लोग न्यूक्लियस के साथ स्टडी करेंगे। और साथ में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है किसी भी सेल की, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एक्चुअली में बाहर होती है सेल के, राइट। उसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्यों काउंट करते हैं? वो इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि अगर आप देखें इन सब के फंक्शंस, तो इनका काम होता है किसी भी मॉलिक्यूल को बैक एंड फोर्थ ट्रांसपोर्ट करना, और ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। और बिकॉज प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मॉलिक्यूल्स के फ्लो को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और जो हमारे सेल्स के बाहर और अंदर आते हैं, इसलिए हम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं, राइट। तो ये जो हमारे 7 ऑर्गेनेलीज हैं, इनको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। Okay, now endomembrane system is the foundation of cell trafficking। इसका मतलब ये है कि सेल्स के अंदर और बाहर जितने भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारा का सारा सिस्टम जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सो ये जो है ये फाउंडेशन है हमारी सेल ट्रैफिकिंग का। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से सेल्यूलर सेल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब वो सेल के अंदर भी हो सकता है और वो सेल के बाहर भी हो सकता है। ऑलराइट, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉन्टिन्यूअस। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, कुछ अंदर आता रहता है, कुछ बाहर जाता रहता है, या फिर एक ऑर्गेनेली से दूसरे ऑर्गेनेली के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपोर्ट होता है। देन अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ये जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो हाईली रेगुलेटेड होता है, राइट। कौन सा मटेरियल कब ट्रांसपोर्ट होना है, कितना ट्रांसपोर्ट होना है, कहाँ ट्रांसपोर्ट होना है, वो सारी चीज़ें स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर होती हैं। एंड बैक एंड फोर्थ बिटवीन दीज वेरियस मेम्ब्रेन एंड कंपार्टमेंट्स। तो ये जो जितना ट्रांसपोर्ट है, ये हमारा जितनी ये मेम्ब्रेन और कंपार्टमेंट्स की हमने बात करी है यहाँ पर 1 से लेके 7 तक, यहाँ पर ये बैक एंड फोर्थ होता रहता है। इसका मतलब ये है कि ये आगे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों डायरेक्शंस में ये चलता रहता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सेल के अंदर हम किसको बोलते हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो एक नेटवर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क और रेटिकुलम। सो रेटिकुलम बेसिकली नेटवर्क का दूसरा नाम है। सो इट इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर सैक्स, जो बहुत छोटे छोटे टाइनी बहुत स्मॉल
ट्यूब की तरह के जो एक थैलेनुमा चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ये, जिसको हम लोग इसको रेटिकुलम बोलते हैं, उसका ये नेटवर्क होता है, या फिर मेम्ब्रेन्स होती हैं जो स्टैक्ड होती हैं, यानी एक के ऊपर एक होती हैं, या स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी हुई होती हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर। उस पूरे नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें जो ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, फ्लैटेंड मतलब जो फ्लैट होते हैं, ये जो सैक्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। ऑलराइट, तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर, ये आप ये देखिए, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, और थोड़ा सा ये सैक फॉर्म में है, राइट, और उसके अलावा ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, जो हमारा इंटरसेल्युलर स्पेस है, यानी इंट्रासेल्युलर सॉरी, जो सेल के अंदर का स्पेस है उसको ये डिवाइड करती है। इससे क्या होता है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन बना, राइट, जो कंपार्टमेंट बना, उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिनल, विच इज इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो इसके बाहर वाला जो कंपार्टमेंट बना वो होता है साइटोप्लाज्म का एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उसके अंदर जो जो उसकी स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमिन या ल्यूमिनल, और उसके बाहर की जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ये दो तरीके के कंपार्टमेंट्स को क्रिएट करती है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कहीं कहां पर कुछ कुछ जगह पर ये राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच होते हैं। तो वहां जहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ब्लू कलर के डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये राइबोसोम्स हैं, और जहां पर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स होंगे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER, जो इसका एब्रिविएशन है। और जहां पर ये राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे वहां पर ये हमको स्मूथ लगेगी, हम इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर डिफरेंस क्या है कि वहां पर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स। क्लियर? ओके, सो अब हम आगे देखते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है हमारी न्यूक्लियस की, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। अब आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के बाहर की ये जो मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये अंदर की ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ये बेसिकली कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से आउटर मेम्ब्रेन से ये हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे की तरफ जा रही है, इधर भी आउटर मेम्ब्रेन से ही ये कंटिन्यू होकर ये आगे की तरफ जा रही है, या साइटोप्लाज्म के अंदर ये ब्रांच हो रही है। ऑलराइट, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और जो स्पेस होता है इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कंटिन्यू कर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो हम ल्यूमिनल स्पेस की बात कर रहे हैं ये बेसिकली कंटिन्यूएशन है हमारे न्यूक्लियर स्पेस का। ऑलराइट, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसी का ही ये कंटिन्यूएशन है। ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर? चलिए अब हम बात करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन होता है वो फॉस्फोलिपिड्स को और कुछ लिपिड्स इंक्लूडिंग स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करती है, उनको वो बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार नीट के एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फॉस्फोलिपिड्स और लिपिड्स को बनाती है, जिसमें स्टेरॉइड्स भी इंक्लूड होते हैं। ऑलराइट, नाउ लिवर सेल्स के अंदर क्या होता है, जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। Alright, so in liver cells, enzymes of the smooth endoplasmic reticulum they detoxify the circulating drugs. Alright, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसी वजह से उसकी जो टेक्सचर होता है ऊपर का वो रफ होता है। वो क्या होता है, वो उन सेल्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है जो प्रोटीन्स का सिंथेसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंडोक्राइन सेल है जिसके अंदर कोई हार्मोन बन रहा है और वो प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो वहाँ पर आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत एक्सटेंसिव मिलेगी। इसी तरीके से अगर कहीं पर एंजाइम्स बन रहे हैं, और एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, राइट,
एक्सेप्ट राइबोजाइम्स, तो वहां पर भी आपको उन सेल्स के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मिलेगा। बिकॉज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो राइबोसोम्स होने की वजह से वो प्रोटीन्स के सिंथेसिस के साथ एसोसिएट हो जाती है। तो ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड्स को सिंथेसाइज करती है, स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करती है, फॉस्फोलिपिड्स को बनाती है, और याद रखिए ये वही फॉस्फोलिपिड्स हैं जो आपकी मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, मिलते हैं आपको। और जो लिवर सेल्स के अंदर है इसमें वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी सर्कुलेटिंग ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब अगर हम ये देखें कि किस तरीके से यहाँ पर राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एसोसिएशन होता है आरईआर के अंदर, तो ये जो राइबोसोम है ये बेसिकली अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करता है, और नॉट अमाइनो एसिड्स को, ये पॉलीपेप्टाइड को सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड्स को जोड़कर, अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड को बनाकर। और यहाँ पर जब ये पॉलीपेप्टाइड बन जाता है तो ये पॉलीपेप्टाइड की चेन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इंटीरियर में आ जाती है। ऑलराइट, वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनका कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है, और यूजुअली यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है। उसके बाद इस प्रोटीन को वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी जगह पर। यानी अब हम आगे बढ़ेंगे कि ये कहाँ कनेक्ट करेगी, ये गोल्जी में कनेक्ट करती है यूजुअली, या फिर ये और भी जगह मेम्ब्रेन के या किसी और ऑर्गेनेलिक पे भी जा सकती है, बट यूजुअली ये गोल्जी की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल में इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करके सीधे गोल्जी की तरफ भेज दिया जाता है। इस तरीके से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स के साथ अटैच होती है और उसके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो चलिए हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी हेल्प करती है सेल्स के अंदर लिपिड्स को बनाने में या प्रोटीन्स को बनाने में और उनको आगे भेजने में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसका जो सेकंड ऑर्गेनेली है वो है हमारा गोल्जी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड थैंक यू।